जो लास्ट का 1 महीना होता है ना एग्ज़ाम का, ये टाइम वो होता है जो आपका स्कोर बूस्टर टाइमिंग होती है, जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने का टाइम होता है। अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो एटलीस्ट वो वाली मिस्टेक आप अपने एग्ज़ाम में नहीं करेंगे। हम में से किसी को नहीं पता कि कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आएगा, कौन सा बहुत ईज़ी आ सकता है या मॉडरेट लेवल का आएगा। यही सही स्ट्रेटेजी है उतने कम टाइम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। Hello students, I am Vidya Chaudhary, your botany faculty at PW विद्यापीठ चंडीगढ़। तो बेटा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके नीट 2026 के एग्जाम में 1 महीने से भी कम टाइम रह गया है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लास्ट 30 डेज हैं इसमें आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजीज क्या रहनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं बच्चों के कि मैम जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे हमारी टेंशन बढ़ती जा रही है। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि वो सेम टाइप ऑफ मिस्टेक्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन लास्ट 30 डेज में आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी है। तो बेटे जो लास्ट का 1 महीना होता है ना एग्ज़ाम का, ये टाइम वो होता है जो आपका स्कोर बूस्टर टाइमिंग होती है, जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने का टाइम होता है। इस टाइम आप जो भी स्कोर कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा खासा स्कोर प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन बचे हुए टाइम में कुछ चीज़ों का ध्यान रख के। जैसे कि कुछ बच्चे एक चीज़ अभी एक गलती कर रहे हैं कि जो बचे हुए 25 दिन हैं, 30 दिन हैं, इस टाइम में नए नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। सपोज उनके कुछ टॉपिक्स बहुत ऐसे हैं जो उनको बिल्कुल आते ही नहीं है, लेकिन वो उनको अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी जो टाइम बचा हुआ है वो टाइम बहुत कम है। इस टाइम पे आप लोग अवॉइड करें नए नए चैप्टर्स को उठा के उनको पढ़ने पे। अभी आप लोगों ने जो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। उन चैप्टर्स में से जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, उनको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का टाइम अब है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी में अभी शिफ्ट करना होगा, सिर्फ लर्निंग से लेके आपके नए टॉपिक पढ़ने से लेके वो अब छोड़ देना है और अब आपको करना है रिवीजन। क्योंकि ये वाला जो टाइम है उसमें आप बहुत सारे नए नए चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो इतने कम टाइम में नए चैप्टर्स उतने अच्छे से हो नहीं पाएंगे। उल्टा जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं उन चैप्टर्स का अगर रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ तो उसमें भी आप उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बच्चों को इस टाइम पे यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने रिवीजन पे बहुत अच्छे से फोकस करें। आप बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को रिवाइज करें, प्लस साथ में है क्वेश्चन प्रैक्टिस। लास्ट टाइम पे PYQs क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इन चीज़ों को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ज़रूरत है मॉक टेस्ट देने की, जो कि आपके इंस्टीट्यूट में यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को डेली टेस्ट देना ही देना है। अब उस टेस्ट के साथ साथ इम्पोर्टेंट है टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो मैंने पिछले कुछ साल में बच्चों को करते हुए देखा है कि वो पेपर को बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है उसको बहुत लीनियंट ले लेते हैं, बहुत अच्छे से उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ कि वो सेम टाइप की मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना सीरियसली आपने पेपर को अटेम्प्ट किया है 3 घंटे में बैठ के, उतना ही सीरियसली उस टेस्ट की आंसर की मैच करते टाइम टेस्ट एनालिसिस को भी उतना ही सीरियसली लेना है। सपोज आपने आज के टेस्ट में कुछ गलतियां की हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, तो आप उन गलत क्वेश्चंस को मार्क करके अपनी एनसीईआरटी में जाके ढूंढेंगे। आप उस क्वेश्चन की लाइन को एनसीईआरटी में जाके हाईलाइट करेंगे, आप वहां पे मेंशन करेंगे कि ये गलती मेरे से आज हुई थी टेस्ट में, ये सेम मिस्टेक मुझे अगली बार नहीं करनी है। तो टेस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, टेस्ट एनालिसिस। तो ये वो टाइम है बेटा जहाँ पे आपको अपनी गलतियों से सीखना है। बार बार पेपर देने की ज़रूरत क्यों होती है, प्रैक्टिस क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस में जो गलतियां होंगी उन गलतियों से आप सीखेंगे। अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है तो एटलीस्ट वो वाली मिस्टेक आप अपने एग्जाम में नहीं करेंगे। तो आप अपनी गलतियों से सीखें, आप जो भी गलत मार्क कर रहे हैं उसका एनालिसिस बहुत ही ध्यान से आपको
करना है। तो अभी लास्ट टाइम पे मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगी, सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे रहेगा? रिवीजन पे। जो बहुत सारे बच्चे ये वाली कॉमन मिस्टेक करते हैं, नए नए टॉपिक्स अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी, डू नॉट स्टार्ट न्यू टॉपिक्स नाउ, क्योंकि अभी टाइम है आपका रिवीजन का। आप बहुत अच्छे से उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब आते हैं कुछ अदर पार्ट्स पे। रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, एनालिसिस, गलतियों से सीखना। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि आपका नीट का एग्जाम पिछले कुछ टाइम से जो है वो 2 बजे से 5 बजे वाले शेड्यूल में ही हो रहा है। अपने यहाँ पे भी जो पेपर हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 2 to 5 PM पे ही हो रहे हैं। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको इस अकॉर्डिंग सेट कर लो कि आपका जो फाइनल नीट एग्जाम का दिन है वो भी आपको ऐसा ही लगे जैसा हमारा इंस्टीट्यूट में पेपर हो रहा है। आपको वो बहुत स्पेशल फील ना हो, क्योंकि इस टाइम मैं देख रही हूँ बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे एक एंजाइटी वो फील कर रहे हैं कि मैम बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसीलिए इतने सारे टेस्ट की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराई जा रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन से आप फेस करेंगे, जितने सारे टेस्ट की आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे, तो आपको फाइनल नीट एग्जाम वाले दिन भी यही फील होना चाहिए कि ये वैसा ही पेपर है जैसा पेपर हमारा हमेशा होता आया है। तो आप टाइमिंग जैसे ट्राई करें कि इस बचे हुए टाइम में आप डेली जो अपने पेपर दे रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या रखें, 2 to 5 PM ही रखें, जिससे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक उस टाइम पे पेपर देना है इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए ऑलरेडी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी। अब इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज जिस पे मैं फोकस करना चाहूंगी, लास्ट टाइम पे बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो बेटा आप लोग इस टाइम पे स्पेशली अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो मौसम बहुत चेंज हो रहा है इधर उधर, और इसके साथ साथ खाने पीने का आपको बहुत ध्यान देना होगा। जैसे इस टाइम पे जंक फूड टोटली अवॉइड करना है। किसी बच्चे को खाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम सुन रही हूँ मैं, किसी को कुछ सुन रही हूँ, तो आपने क्या करना है, जंक फूड टोटली अवॉइड करना है और इसके साथ साथ हेल्दी फूड खाना है, अपना रूटीन ठीक करना है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़े जा रहे हैं लगे हुए हैं, लेकिन हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बेटे अभी अभी एग्जाम के टाइम बाकी है, 20-25 दिन, महीना तक अभी बाकी पड़ा है। इस टाइम में अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करता है। तो आपको हेल्थ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक, अपने रूटीन को अभी ठीक करना होगा। रूटीन को ठीक करने में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि आपको अभी 5 से 6 इवन 7 घंटे तक सोना स्टार्ट कर दें रात में, क्योंकि रात भर जग रहे हैं, बच्चों की बायोलॉजिकल क्लॉक पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो रखी है, जिसके चक्कर में उनको बहुत सारे मतलब रूटीन की वजह से बहुत सारी डिजीज फेस करने पड़ रहे हैं। तो आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को थोड़ा ठीक करें। आप 5 से 6 घंटे इवन 7 घंटे अच्छे से सोएं रात में, और दिन के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करें। तो आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, आपको टाइम से सोने का ध्यान देना है, और साथ साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए तब पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी लास्ट डे स्ट्रेटेजी के बारे में बता दूं कि लास्ट फाइनल डे जब आता है तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि वो ऑलरेडी एक प्लानिंग करके जाते हैं। जैसे पिछले साल तक कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे थे जिनकी प्लानिंग्स थी कि उनको 700 तक स्कोर करना है, और वो साल भर के पेपर में 700 तक स्कोर कर रहे थे प्रैक्टिस टेस्ट में। लेकिन फाइनल एग्जाम में क्या आता है, पेपर का पैटर्न बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे पिछले बार का जो पेपर था वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल था, इस बार का भी डेफिनेटली अनप्रिडिक्टेबल है। हम में से किसी को नहीं पता कि कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आएगा, कौन सा बहुत इजी आ सकता है या मॉडरेट लेवल का आएगा, ये पेपर में ही पता चलेगा। इसलिए आप लोग अपना अभी से माइंडसेट बना के तैयार ना रखें कि मुझे ये वाला पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना है, इसके बाद मैं पहले मान लो बायोलॉजी करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, ऐसे ऐसे आप वहां जाके पेपर को देख के डिसाइड करेंगे कि आपको सीक्वेंस क्या रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बायो बहुत लेंथी आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है, लेकिन पता चलता है कि फिजिक्स बहुत आसान थी लेकिन छूट गई टाइम की वजह से। कई बार फिजिक्स बहुत मुश्किल आ जाती है, लेकिन उसी टाइम में अगर आपने केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर ली होती तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते और ज़्यादा स्कोर कर पाते। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी माइंड मेकअप नहीं बना के रखना है, ये सब कुछ आपको वहां जाके डिसाइड करना है, अपने पेपर को देख के डिसाइड करना है कि आपको सीक्वेंस क्या रखनी है। किसी भी बड़े क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है,
क्योंकि ईगो पे लेने से क्या होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, इसको तो मैं करके रहूंगा, ये वाला नहीं रखना है। आपको स्मार्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उतने ही टाइम में हो सकता है आप 3 सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते, जबकि आपने 5 मिनट एक मुश्किल सी डेरिवेशन को सॉल्व करने में लगा दी ईगो पे लेके। तो वो चीज वहां पे नहीं करनी है। आपसे कोई नहीं पूछने आ रहा रिजल्ट के बाद कि आपने इतना मुश्किल वाला क्वेश्चन करके सिलेक्शन लिया है कि सिंपल सिंपल 3 क्वेश्चन करके। वहां पे आपके लिए मैटर करते हैं आपके मार्क्स। आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ कम टाइम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है तो ये मान के चलो कि वो सबके लिए टफ है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे अटेम्प्ट हो ही नहीं रहा, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो कि वो छोड़ने के लिए ही है। वो क्वेश्चन बाकियों के लिए भी टफ है, उसको और कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने वाला। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से, नेगेटिव अटेम्प्ट से बचना है और ईगो पे लेके टाइम नहीं वेस्ट करना फाइनल एग्जाम में। आपको पेपर हाथ में आते ही आपका टारगेट होना चाहिए, पहले एक बार चेक करना है कि मुझे कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर बहुत मुश्किल कोई क्वेश्चन लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है और आपको क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है कि ये बहुत टाइम लेने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ दो। बाद में अगर टाइम बचता है तो मैं इसको देखूंगा, अदरवाइज उसको लेके नहीं बैठ जाना है। बड़े लेंथी क्वेश्चन को एक बार के लिए मार्क करके आगे बढ़ जाना, यही सही स्ट्रेटेजी है उतने कम टाइम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट डे फाइनल एग्जाम के दिन की बात हो गई। अभी मैं अगर मैं रिवीजन सेक्शन की बात करूं तो आपको बायोलॉजी के लिए स्पेशली फॉलो करना है एनसीईआरटी। वो तो पहले भी साल भर से आप करते ही आ रहे हैं। अभी मैं ये बोलूंगी कि जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर रखा है, वो वाले टॉपिक को ज्यादा अच्छे से अब देख के चलें। जो आपने कुछ स्टिकी नोट साइड में लगा रखे होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, या आपने पहले साल भर में जो गलतियां की हैं उसको एनालिसिस कर करके जहां आपने लिख रखा है, उन पार्ट्स को अब आप अच्छे से रिवाइज करें। फाइनल टाइम पे लास्ट जब आपका 1 हफ्ता या 7-8 दिन 10 दिन जब बच जाते हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम एनसीईआरटी के रिवीजन पे देना है। आपको अलग अलग जगहों से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से रिवाइज करनी है लास्ट टाइम के लिए। क्योंकि बायोलॉजी में जब अगर आप बहुत अच्छा स्कोर अभी से कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि 350 के अराउंड आप स्कोर कर लें, क्योंकि बायोलॉजी सबसे कम एफर्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दे सकता है। वैसे भी 50% वेटेज आपका बायोलॉजी का है। तो एनसीईआरटी, क्योंकि आप जानते हैं कि नीट में 99% तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, कुछ डायरेक्ट लाइन से, तो कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, कुछ डायग्राम से रिलेटेड, तो कुछ जो साइड में साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वहां से। तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से सोच के समझ के तैयार करें। साथ साथ में अलग अलग सेक्शन को अटेम्प्ट करने की आपकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं अनाटमी वाला जो सेक्शन होता है, मोर्फोलॉजी वाला जो सेक्शन है आपका बायोलॉजी में, या एनिमल किंगडम का आपका जो पार्ट है, वहां पे आपको लिख लिख के एग्जाम्पल याद करने होंगे। एनाटमी में आपको कंपेरेटिव रिवाइज करना होगा, डायकोट में ये था, मोनोकोट में ये है, रूट में ऐसा होता है, स्टेम में ऐसा होता है, वेस्कुलर बंडल, रूट, स्टेम एंड लीफ, कंपेरेटिव तीनों का पढ़ो तो आप ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। एनसीईआरटी के डायग्राम्स, अगेन मैं बोलूंगी लेबलिंग को बहुत ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन उसके डायग्राम में उसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। तो आपको बहुत ध्यान से एनसीईआरटी के डायग्राम्स को पढ़ना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपने साल भर में बहुत सारे कुछ शॉर्ट नोट बनाए होंगे, फॉर्मूलाज को एक जगह इकट्ठा करके लिखा होगा। तो लास्ट टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूलेस जो एक जगह इकट्ठे करके रखे हुए हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रिएक्शंस को लिख लिख के पढ़ेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगेन एनसीईआरटी। तो बॉटनी, जियोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जाएं। बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप अपने फॉर्मूला प्लस पीवाईक्यूज बचे हुए टाइम में बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे ध्यान दें, अच्छे से रिवाइज करें। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में इस टाइम आप हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम टू सेम सिचुएशन इस टाइम पे फेस कर रहे हैं, इस चीज को माने। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते जाना है।
All the very best for your NEET examination. Thank you.